गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में कुछ बच गया था। आज आप लोग को गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया जा रहा है। पीछे भी आप लोग को आपको दाब के बारे में बताया गया था, पास्कल के नियमों के बारे में बताया गया था, है ना। पीछे वाला वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि अंतराल ज्यादा हो गया है, माफ कीजिएगा कुछ प्रॉब्लम के कारण, है ना। तो अब वीडियो लगातार दिया जाएगा। और आइए हम आज आप लोग को घनत्व के बारे में, डेंसिटी घनत्व के बारे में बताया जाते हैं। डेंसिटी बोलिए या घनत्व बोलिए, एक सापेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी। और आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत है विद्यार्थी, उत्प्लावन बल है, उत्प्लावकता है, ये सभी के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद फिर आपको मुक्त पतन का सूत्र लिखा जाएगा और तब आपका न्यूमेरिकल होगा, है ना। आज आप लोग को जो थ्योरी बताया जा रहा है, इसके बाद आपको पीछे जो वीडियो दिया गया है, आप पीछे वाले वीडियो के दोबारा कर लेंगे, देख लेंगे, जिससे पीछे वाली बातों को याद हो जाएगा और न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगा, है ना। तो आइए हम आज आप लोग को घनत्व के बारे में बताते हैं, है ना। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। घनत्व किसे कहते हैं, इसका संबंध और मात्रक बताएं। देखिए विद्यार्थी, इसमें परिभाषा भी लिखना है, सूत्र भी लिखना है और मात्रक भी लिखना है। आइए, आप क्लास 8 में भी पढ़ा था घनत्व के बारे में, बहुत अच्छी बात है। और आप एक बात को और याद रखिएगा कि मैंने आपको बोला कि इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप पूरे किताब में एक एक लाइन कर करके, जिनके पास जो भी बुक है, भारती वन, एनसीईआरटी, फलना चिलना जो भी है, पढ़ लेंगे, क्योंकि छूट जाने के बाद पता नहीं कि कौन कौन सा थ्योरी मैंने बताया है या नहीं बताया है। तो आप जो थ्योरी को नहीं पढ़े हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप करेंगे, मैं उस थ्योरी को दोबारा पढ़ा दूंगा। तो आइए, है ना, हम आपको पहले घनत्व के बारे में बताते हैं कि घनत्व है क्या। तो आइए विद्यार्थी जी, परिभाषा होता है किसी पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास और उसके आयतन वॉल्यूम के अनुपात को घनत्व कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। क्या हुआ परिभाषा? किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के घनत्व को, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात, अनुपात अनुपात मतलब बट्टा, तो घनत्व कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डेंसिटी कहते हैं। इसको डी से शुरू किया जाता है। यह अदिश भौतिक राशि है। इसका SI मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। किलोग्राम यानी केजी, मीटर प्रति घन है, केजी मीटर प्रति खाली पड़ता तो 1, स्क्वायर तो 2, घन तो 3, ये सब आप जानते होंगे। तो माइनस चिन्ह का मतलब होता है प्रति विद्यार्थी। तो आइए परिभाषा में हम लिखते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। यह अदिश भौतिक राशि है। इसका SI मात्रक किलो
ग्राम प्रति घन मीटर होता है। इसी को हम लोग किलोग्राम प्रति घन मीटर, मैंने संक्षेप में भी लिख देता हूं, होता केजी मीटर पर पावर पर होता, ठीक है। घनत्व बराबर सूत्र लिख रहे हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, D बराबर m बटे, ये हुआ है आपको सूत्र। तो ये है विद्यार्थी आपके सामने इसका परिभाषा, सूत्र और मात्रा याद रहे ये सब चीजों को, है नहीं। आगे मैं उत्प्लावन और उत्प्लावकता बताते हैं, आप इसको गौर से पढ़ें। देखिए विद्यार्थी, आगे का रूल नियम आपको उत्प्लावन उत्प्लावकता के बारे में बता रहे हैं, गौर से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। देखिए मैं एक उदाहरण के आधार पर आपको समझा रहे हैं जो बहुत जल्द आप समझें। एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है, ये बाल्टी लिया गया है, इस बाल्टी में पानी को भर दिया गया है, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, ये हो गया आपको बाल्टी, ये हुआ है आप पानी इसमें, है। एक बोतल को लेते हैं विद्यार्थी, एक खाली बोतल लेते हैं, इसको ढक्कन लगा दिए, ये बोतल है, खाली है अभी, ठीक है, ये बोतल है। देखिएगा आप ऑटोमेटिकली जब पानी में डालते हैं पहले खाली बोतल, तो निश्चित है पानी की सतह पर तैरने लगेगा, पानी की सतह पर तैरने लगेगा। आप जैसा कि देख रहे हैं सही, तो ये तैरने लगता है, लेकिन जब ऊपर से आप दबाते हैं तो निश्चित है कि नीचे जाएगा, ऊपर से दबाएंगे तो नीचे नहीं जाएगा, नीचे जा रहा है। कब? जब ऊपर से बल लगा रहे हैं तब ये नीचे जा रहा है, और जैसे ही ऊपर बल हटाते हैं, ये बल जब हटा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। अभी मैंने पहले क्या किया, एक बाल्टी लिया, इसमें पानी भर दिया और उसके में एक बोतल डाल करके उसका ढक्कन बंद कर दिया। एक्चुअली इसलिए क्योंकि इसमें पानी जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ जाने के कारण ये डूब सकता अपने आप, तो इसलिए अभी इसको ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद ऊपर से जैसे हम लोग बल लगाते हैं तो ये नीचे जाता है, छोड़ते हैं तो ऊपर चला जाता है। कोई वस्तु को यदि हम पानी को छोड़ करके हवा में नहीं ऊपर छोड़ते हैं तो नीचे चला जाता है, लेकिन इसको पानी में ले आकर के
नीचे छोड़ रहे हैं तो ऊपर आ जाता है। इस कलम को नीचे रखे ऊपर ला हथेली में नहीं आ रहा, लेकिन ये कलम को इस पानी में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली तैरने लगेगा। लेकिन उसको दाल डाल करके जब नीचे ले जाएंगे फिर ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब जरूर इसके अंदर भूत है। भूत नहीं, ये उत्प्लावन बल है, ये उत्प्लावन बल है। अब परिभाषा सुनिएगा, जब किसी वस्तु को, ये वस्तु ठोस होना चाहिए, द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा नीचे से ऊपर की ओर, ऊपरी मुखी बल भी कहते हैं इसको, नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगता है उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं और इस पूरे घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। तो यदि विद्यार्थी जी उत्प्लावकता रहेगा तो यदि अति लघुत्तरीय में पूछ रहा है तो आप सीधे इसका जवाब दीजिएगा, उत्प्लावन बल की घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। लेकिन लघुत्तरीय में कह देगा तो यही रास्ते से आना पड़ेगा, यानी उत्प्लावन बल का परिभाषा लिखते हुए आना पड़ेगा कि जब किसी द्रव के अंदर कोई वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तब द्रव के द्वारा ऊपर दिशा में ऊपरी मुखी जो बल लगता है उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं तथा इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। समझ गए बात? उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता। तो द्रव के अंदर जब कोई वस्तु को डुबाते हैं तो डुबाने के बाद नीचे से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी बल लगता है, उस ऊपरी मुखी बल को उत्प्लावन बल भी कहते हैं। तो आपने गौर से सुना है ने? अब हम इसका परिभाषा लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा और लिखिए। देखिए विद्यार्थी इसका जवाब, जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तब द्रव द्वारा लगने वाला ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी मतलब ऊपर दिशा की ओर, ऊपरी मुखी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तब द्रव द्वारा लगने वाला ऊपरी मुखी बल है ने को उत्प्लावन बल कहते हैं। अब इसी से आ जाएगा उत्प्लावकता। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? इतना बात आपको लिखना ही पड़ेगा सारी बातों को आंसर में। जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तब द्रव द्वारा लगने वाला
ऊपरी मुखी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं तथा इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, दोनों का परिभाषा एक ही है, संक्षेप में भी लिख सकते हो। उत्प्लावन बल की घटना को उत्प्लावकता कहते हैं, उत्प्लावन बल की घटना को उत्प्लावकता कहते हैं, है ने? आप देख रहे हैं दोनों का परिभाषा एक ही है, सिर्फ इतना लिख दिया गया है तथा इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। किस घटना को? तो उत्प्लावन बल की घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। आप इसको गौर से सुने। देखिए विद्यार्थी जी, आइए अब मैं आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में गौर से सुनिएगा, देखिएगा। एक उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा, है न? जैसा कि आपको उत्प्लावन बल में समझाया गया था, आइए उसी प्रकार से आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं कि सिद्धांत को लिखें। देखिए विद्यार्थी, आर्किमिडीज के सिद्धांत को लिखें। मैंने आपके बीच क्वेश्चन लिख दिए हैं, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन को देखिए, एक टब लेते हैं, ठीक है? यह भी आपको द्रव ठोस के लिए लागू हो रहा है ना? गैस के लिए भी लागू होता है। देखिए विद्यार्थी जी, ध्यान से इसको यहां तक पानी भर देते हैं, ठीक है? कुछ भाग खाली रखे हैं आपको भरने के लिए। गौर से एक और छोटा बर्तन ले लेते हैं खाली, ठीक है? इसके ऊपर भाग में एक नल जोड़ दिया जाता है, ठीक है? जुड़ गया। अब देखिए, आपने कौआ घड़ा का कहानी बचपन में सुना होगा कि किसी घड़े में कम पानी है और कौआ प्यासा है। उस पानी तक उसका चोंच नहीं पहुंच पाता है, तब वह कंकड़ को चुनता है और उसमें डालता है। जैसे जैसे कंकड़ चुनता है, डाला जाता है, वैसे वैसे पानी ऊपर आती है। जब उसके करीब आ जाता है तो अपना प्यास बुझा लेता है। ये आपको मैंने कहानी में छोटे से शब्दों में संक्षेप में बताया। आइए इसमें कंकड़ की जगह कोई ठोस वस्तु को लेते हैं। यदि कोई ठोस वस्तु को लेंगे तो पानी की सतह पर डालेंगे, नेसेसरी है, और डालने पर ये ऑटोमेटिक पानी की स्तर ऊपर होने लगेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे पानी का स्तर ऊपर होगा, और जैसे ऊपर पानी जाएगा तो ऊपर ये नल लगा हुआ है, खुला है, ये नल से पानी आपको नीचे आने लगेगा इस टब में। इस पानी को हम लोग बोलते हैं विस्थापित द्रव।
विस्थापित द्रव या बहा हुआ द्रव या हटा हुआ द्रव, जिस जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे पानी ऊपर जाएगा, लेकिन नल यहाँ लगे रहने के कारण पानी बाहर निकलता है। अब देखिए, आप यदि किसी कुएं से पानी जब निकालते होंगे तो एक चीज महसूस करते होंगे, जैसे कुआं में हम लोग बाल्टी को डालते हैं, बर्तन को डालते हैं, तो जब तक कुएं के पानी में अंदर डूबता है और जब खींचते हैं तो हल्का महसूस होता है, लेकिन जैसे पानी से बाहर आता है तो पहले के तुलना में भार महसूस होता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वस्तु पानी के अंदर डूबा हुआ है तब उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर काम कर रहा है, नीचे से ऊपर, और आप खींच रहे हैं ऊपर, तो दोनों का बल लग रहा है एक ही दिशा में, इसलिए वस्तु पहले की अपेक्षा हल्का महसूस होगा। जैसे कि आप कहीं चढ़ते हैं तो आप अपना बल से चढ़ रहे हैं और नीचे से कोई पुश करे तो आपको चढ़ने में सुविधा होगा, क्योंकि अब दो बल लग रहा है। वही बात है कि एक तो बाल्टी को आप लोग ऊपर खींच रहे हैं और नीचे से द्रव द्वारा, अभी आपने पीछे के पोर्शन में पढ़ा कि नीचे से ऊपर की दिशा में ऊपरीमुखी बल यानी उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिसके कारण हम लोग को हल्का महसूस होगा। तो विद्यार्थी, जब इस द्रव के अंदर अंशतः या पूर्णतः, अंशतः मतलब आधा डुबाइए या पूरा डुबा दीजिए, अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है, तब डुबाने से जो विस्थापित द्रव होता है और अंदर जाने से जो कमी पैदा हुआ उसको आभासी कमी कहते हैं। पानी के बाहर है तो वास्तविक है, वास्तविक भार है, लेकिन जब पानी में जाता है तो आभासी भार। अब ये दोनों को घटाते हैं तो जो कमी हुआ उसको हम लोग आभासी कमी कहते हैं। सपोज एक उदाहरण देते हैं कि हम बाहर तौले तो 5 न्यूटन हुआ, पानी में गया तो 3 न्यूटन हुआ, तो 5 न्यूटन घटाओ 3 न्यूटन बराबर 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन जो है विद्यार्थी आप लोग को आभासी कमी हुआ। वह 2 न्यूटन इस विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। इस पानी को भी जब तौलेंगे, मापेंगे, तो वही 2 न्यूटन होगा, वही 2 न्यूटन होगा। मतलब जितना इसमें कमी आएगा उतना पानी बाहर जाएगा, जितना इसमें आभासी कमी होगा उतनी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक बात को आप एकदम टिक बैठाइएगा, वो क्या है कि वस्तु में आभासी कमी और विस्थापित द्रव के भार बराबर होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। अब मैं इस बात को पूरे शब्दों में एक साथ जोड़ करके डिफाइन बनाता हूं, सिद्धांत बनाता हूं। वो क्या है सुनिएगा। जब किसी ठोस वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो वस्तु में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। जो वस्तु आपने अंशतः या आधा या पूरा डुबा दिया, डुबाने में जो कमी आया वह कमी, और जैसे जैसे डूबा मैंने आपको बताया पानी बाहर जाएगा, विस्थापित होगा, यानी बहा हुआ द्रव होगा, उस द्रव का जो भार होगा और उस वस्तु ठोस वस्तु के जो कमी होगा उससे बराबर होगा। इसी चित्र के माध्यम से आर्किमिडीज साहब के सिद्धांतों को प्रयोग के द्वारा साबित किया जाता है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर लिखता हूं इसका जवाब, ध्यान से आंसर। जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः द्रव में डुबाया जाता है
तब वस्तु से द्रव्य विस्थापित, विस्थापित मतलब बहता है, विस्थापित होता है। विस्थापित द्रव का भार वस्तु के आभासी कमी के भार के बराबर होता है, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बताया गया है। ये आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े थे। जो 8 क्लास के बच्चे होंगे उन्हें भी सहमत करें, सहयोग करें और इन चीजों को बताएं, क्योंकि आगे उन लोग को भी पढ़ना है। आप लोग 8वां में पढ़ा, 9th क्लास में भी पढ़ा, और इसमें आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो चीज पूरा किताब पढ़िएगा, जो जिन चीजों को नहीं पढ़ाया जा चुका है क्लास छूट जाने के कारण, तो उसके बारे में आप व्हाट्सएप करेंगे, है न। और फिर अगले वीडियो में आपको सापेक्षिक घनत्व और आर्किमिडीज सिद्धांत का सत्यापन और मुक्त पतन का सूत्र और आंकिकी प्रश्न यानी न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।